हेलो गाइज, बहुत बहुत स्वागत है आपका गाइडली यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज ये है आपका क्लास 3 जो कि आपका बेस्ट शॉर्टकट ट्रिक्स पे बना हुआ है। ओके, सो यहाँ पे हम देखते हैं क्विक अप्रोच कैसे क्विक अप्रोच करते हैं किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन की या टॉपिक की। तो कल हमने देखा था गाइज, मतलब इसके पहले जो अल्टरनेट वे में क्लास चलती है ये, उसमें हमने देखा था क्वांटिटी बेस्ड वाले क्वेश्चन। एक्चुअली में ये क्लास 6 PM पे चलती है और यहाँ पे आपकी बेस्ट ट्रिक होती है, देन उसके बाद अगले दिन होती है न्यू पैटर्न के क्वेश्चन, फिर अगले दिन होते हैं बेस्ट ट्रिक। तो ये आपकी अल्टरनेट वे में चलती है। ओके, सो 6 PM पे इसको ज़रूर देखिए। और गाइज, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, सब्सक्राइब भी कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना गाइज। ओके, सो देखते हैं कैसे इसको क्विकली हम लोग करेंगे और किस तरह के क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकते हैं किसी भी एग्जाम में। ओके, चलिए। सो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोलता है वो क्या, रिटन इन डिजिट फॉर्म। ऐसे ये आपका डिजिट लिखा गया है क्या, 24x एंड देन 82y, ये आपका डिजिट है। ठीक है, कोई नंबर है। इफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, अगर ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो आपका 9 से डिविजिबल होगा तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी ये हमको बताना है। तो हमें एक्स और वाई तक ही पहुंचना है, तो कौन सा स्टेटमेंट हमें वहां तक पहुंचा सकता है, बस ये चीजें होती हैं, है ना, यही हमको समझना होता है। क्लियर है। तो देखो, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो सम है ना, ये 9 से कट होना चाहिए या 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो दिस इज 6 हो गया एंड दिस इज आपका कितना हो गया 10, तो 6 एंड 10 16। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या बच रही है, एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो तो 2 हो सकती है, क्योंकि 16 इंटू 18 जो कि 9 से डिवाइड हो रहा है। या एक्स प्लस वाई की वैल्यू दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी हो सकती है आपकी 11, क्योंकि 16 में 11 दे देंगे तो वो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद क्यों नहीं ले रहा हूं मैं, इसके बाद भी ले सकता हूं, इसके बाद और क्या ले सकता हूं। अब 16 में मैं कितना प्लस कर लूं, 16 में 20 प्लस कर लूं तो 36 हो जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल होता है आपका। तो 20 भी मैं ले सकता हूं, है ना। तो ये सारी चीजें मैं इधर पे लेट कर सकता हूं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि इन दोनों से मेरा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर है। तो देखो आगे देखते हैं। अब देखो, दो इक्वेशंस आ गई मेरे पास, या तो ये या तो ये। बाकी 36 भी है मेरे पास, 54 भी है। 54 के लिए इधर पे कुछ और जोड़ना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद 45 भी है। तो ये सारे बहुत सारे नंबर्स मेरे बन जाते हैं जो कि मैं इधर पे रख सकता हूँ और उनका सम मेरा ये आ सकता है। क्लियर है। क्योंकि यहाँ पे 2 और 0 रख दूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 2 और 0 कितना हो जाएगा आपका, 2 और 0 हो जाएगा आपका 20। लेकिन वो 2 और 0 02 भी तो हो सकता है, 02, तो वो 20 नहीं होगा, वो आपका कितना हो जाएगा सीधा सीधा 18। तो वो इसी का नंबर है ना, वो 2 और 0। ओके, अगर मुझे मान के चलो 45 बनाना है, 45 अगर मुझे बनाना है तो 16 इसमें से लेस करूंगा, यानी कि इधर पे 9 आ जाएगा और इधर पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 29 बनाऊंगा, यानी एक जगह 9 ले लूंगा, एक जगह 2 ले लूंगा। क्लियर है। तो मैं बहुत सारे नंबर यहाँ पे ले सकता हूँ। क्लियर है। चलो, तो डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 1, यानी कि ये आपका ये भी हो सकता है और ये आपका ये भी हो सकता है। क्लियर है। अगर मैं क्वेश्चन फर्स्ट वाली उठाता हूँ और इसके संग रखता हूँ, अगर मैं क्वेश्चन फर्स्ट वाली उठाता हूँ और इसके संग रखता हूँ तो मेरा एक्स और वाई की अलग वैल्यू आएंगी, और अगर मैं इस वाली क्वेश्चन को उठा के इस वाले के साथ करता हूँ तो मेरी एक्स और वाई की अलग वैल्यू आएंगी। ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन के साथ जाता हूं तो मेरी अलग वैल्यू आएंगी और यहाँ पे अलग वैल्यू आएंगी, लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कि एक्स एंड वाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी गाइस। तो अकेला ये स्टेटमेंट मेरा कोई काम नहीं कर पा रहा है। ओके, अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट लूं तो ये क्या कहता है, एक्स वाई इक्वल्स टू कितना हो रहा है 30। तो इसके साथ अगर मैं इस वाली वैल्यू को यूज करूं, क्योंकि ये तो आपका इसी से निकल रहा है ना, इंट्रोडक्शन से ही निकल रहा है, यानी क्वेश्चन से ही निकल रहा है। एक्स प्लस वाई अगर 2 है तो यानी कि इधर पे 1 इधर पे 1, यही हो सकता है, या 2 और 0। तो 1 और 1 लूंगा तो 1 1 1 होता है, यहाँ पे तो 1 1 1 नहीं है तो 30 है, यानी कि यहाँ पे क्या ले लूंगा 2 और 1 अगर मैंने ले लिया, सॉरी 2 और 1 तो 3 हो जाएगी, 2 और 0 ले लूँ तो 2 और 0 को मल्टीप्लाई 0 होता है, यहाँ पे 30 आ रहा है। तो यानी ऐसे क्वेश्चन से काम चलेगा ही नहीं हमारा, ऐसे क्वेश्चन से काम चलेगा। तो अगर मान के चलो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू मैंने 11 ले लिया, तो एक्स की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, एक्स की वैल्यू 5 ले लूंगा, इसकी 6 ले लूंगा, दोनों 11 होते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई 30 होता है, बिल्कुल काम चल रहा है। लेकिन इसकी 6 और इसकी 5 भी तो ले सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे फिर से कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन आ गई, एक्स की दो वैल्यू आ रही है 5 और 6 और वाई की दो वैल्यू आ रही है 6 और 5। क्लियर है। अब मान के चलो अगर मैं दूसरी क्वेश्चन उठाता, जैसा कि मैंने बताया था इधर पे, कि अगर 20 ले लेता मैं, एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर मैं 20 ले लेता, तो यहाँ पे मैं क्या रखता, ऐसा कुछ रखूँ कि मल्टीप्लाई ये आ जाए, तो ऐसा मैं कुछ रख ही नहीं पाऊंगा इधर पे, इसलिए मैंने 20 नहीं लिया। 45 भी मैं ले सकता था, मतलब 45 के लिए मैं 29, अब एक्स और वाई की वैल्यू ऐसी क्या रखते कि 30 आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं थी। पॉसिबल सिर्फ थी ये वाली इक्वेशन, और इस इक्वेशन में अगर पॉसिबिलिटी अगर मैं देखूँ तो मेरी दो ही वैल्यू आ रही है ना, एक्स की दो वैल्यू आ रही है और वाई की दो वैल्यू आ रही है। चलो, एक तरह से मैंने सोच लिया कि इसका आंसर इसके साथ नहीं आ रहा है। ठीक है। अगर मैं इस वाले के साथ निकालूं तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू 1 है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी एक्स प्लस वाई की वैल्यू 11 हो जाएगी। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6 और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ये तो आ गई, लेकिन भाई मेरे पास इक्वेशन ये भी तो है, मेरे पास इक्वेशन ये भी तो है, तो इसमें से भी तो निकालो,
क्योंकि वो तो इक्वेशन आ रही है ना आपकी सीधी सीधी, तो ये आपका 11 हो रहा है, तो ये आपकी वैल्यू ये कट जाएगी, तो 2y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 11, यानी y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो देखो यहाँ y 5 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट कंडीशन फिर से आ गई, दो वैल्यू दो बार कैसे आ सकती है, तो यानी कि आंसर आपका दोनों को मिला के भी नहीं हो रहा, सिंगल सिंगल से भी नहीं हो रहा, तो यानी कि आंसर हो जाएगा सी एंड डी, यानी कि नन ऑफ देम। ओके, तो ये थोड़ा इसमें अप्रोच थी जो कि आपको समझना थी। ओके, चलिए यहाँ देख लेते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या क्या चाहिए हमें, इसकी रेडियस चाहिए और हमें इसकी हाइट चाहिए, बस ये पता होना चाहिए, बाकी सब हम लोग निकाल लेंगे, हमें कहाँ तक पहुंचना है ये पता होना चाहिए। तो देखो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया हो गया किसका, स्फीयर का। दिस इज इक्वल टू द, अब ये आर और ये आर इक्वल नहीं है, क्यों, जब तक बोलेंगे नहीं जब तक हम नहीं लेंगे। तो ये सिलेंडर का है ना, तो इसमें सी लगा दे रहा है, सॉरी स्फीयर का है तो इसमें मैं एस लगा दे रहा, ठीक है, नीचे आर एस, ठीक है। एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। अब ये कोन के लिए तो मैंने कौन सी एल लिख दिया, यानी कि ये पाई आर एल हो गया, हमें एल भी नहीं पता। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यानी आर एस जो है वो ऊपर वाले आर के बराबर है, यानी कि सिलेंडर के, यानी कि आर सी एल लिख दे रहे सिलेंडर, ये दोनों इक्वल है। बट हमें एल नहीं पता, हमको आर सी एन नहीं पता, यानी कि कोन की रेडियस नहीं पता हमको, तो हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं, हम इधर से कुछ फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर है गाइस, यहाँ देखो रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, यानी जो चीज ऊपर बोली थी वो चीज इन्होंने नीचे भी बोल दी, यही वाली लाइन, ठीक है। आगे देखते हैं, एंड द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इतना, यानी कि रेडियस जो कोन की है वो है 7 और हाइट जो है कोन की वो कितनी है, हाइट है 24। तो यहां से मैं एल निकाल सकता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं एल निकाल सकता हूं, मैं एल निकालूंगा तो यहां रख दूंगा, रेडियस मुझे पता पड़ गई, स्फीयर की रेडियस मुझे पता पड़ जाएगी, स्फीयर की रेडियस जैसी पता पड़ेगी तो मैं सिलेंडर की रेडियस निकाल दूंगा। लेकिन कब, जब मैं बोथ का यूज कर रहा हूँ, अकेले से आंसर तब भी नहीं आ रहा है, बोथ सिलेंडर की रेडियस भी आ गई बट सिलेंडर की हाइट तो नहीं आई ना गाइस, सिलेंडर की हाइट भी तो जरूरी है, यानी कि दोनों को मिलाने के बाद भी मेरा सिलेंडर की हाइट नहीं निकल रही, यानी कि नन। क्लियर हुआ, थोड़ा सा अंदरूनी कॉन्सेप्ट्स होते हैं इनके जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं, ए एज इज x% मोर देन द बीज एज। तो ए की एज जो है वो बी की एज का कितना x% मोर है, यानी कि 100 + x% है, ये सीधा सीधा, यानी बी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ओके, आगे देखते हैं, बीज एज, ओके, एंड डी एज इज 30% मोर देन सी, यानी कि डी की जो एज है वो 30% मोर है, यानी 130% है। अच्छा, इससे मैं किसी कंक्लूजन तक निकला क्या, पहले स्टेटमेंट से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, नहीं निकाल सकता। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बीज एज इज 20% मोर देन सी, तो बी की एज जो है दिस इज 20% मोर देन है सी से। ओके, डन। ए एज इज 50% मोर देन डी, यानी कि ए की जो एज है 50% मोर देन है डी से, कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट बनेगा। क्या इससे मैं कंक्लूजन पहुंचा, एक्स निकाल सकता हूं, नहीं पहुंचा सकता मैं एस, ठीक है। दोनों का यूज करके देखो, शायद निकाल लूं। अगर मैं डी की वैल्यू यहाँ पे सी के फॉर्म में लिख दूं, डी की वैल्यू यहाँ सी के फॉर्म में लिखूंगा तो कुछ ऐसा लिखूंगा, तो यहाँ पे ए और सी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। ए और सी का रेशियो आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल, ये 130 कहाँ पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, देखते जाना बस। अब ए और सी का अगर रेशियो आ गया तो सी की वैल्यू मैं रख दूंगा कितनी, b/120%, कहाँ पे रख दूंगा, ये वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे, तो ए अपॉन कितना हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी रख रहा हूँ, b/120%, और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 120%, और इक्वल में कितना है 150 एंड समथिंग, ये 130। और ए और बी की वैल्यू मेरे पास एक्स के फॉर्म में है, और एक्स के फॉर्म में वैल्यू इधर रखूंगा, 2% आ जाएंगे, परसेंट से ये परसेंट कैंसिल आउट, फिर 0 से 0 और वो सारी चीजें मैं कर लूंगा, तो एक्स की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, यानी कि बोथ के यूज से मेरा एक्स की वैल्यू निकल रही है। वी हैव टू मतलब हमको कैलकुलेट करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमें जस्ट शो करना है कि मैं आंसर निकाल सकता हूँ क्या नहीं, और वो एक ही वैल्यू आई है, मतलब दो सेम वैल्यू नहीं आएंगी, अलग अलग वैल्यू नहीं आएंगी। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको, तो बोथ के यूज से हम इधर पे आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एबीसी स्टार्टेड द बिजनेस, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी। सी का हमें प्रॉफिट शेयर निकालना है, तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है जब आपका पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन होता है। एबीसी तीनों के इन्वेस्टमेंट पता होना चाहिए हमें, ओके, दोनों सबके टाइम पता होना चाहिए कि कितने कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं, एंड एक एंड ऑफ द ईयर पता होना चाहिए, एंड ऑफ द 1 ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 3 ईयर, कितने ईयर, यानी कि पूरा एक पीरियड पता होना चाहिए, कितने पीरियड के लिए ये लगा है पैसा, ठीक है। तो टाइम रिस्पेक्टिवली उनका इन्वेस्टमेंट कब तक लगा है, इन्वेस्टमेंट पता होना चाहिए, और पीरियड ऑफ टाइम तक कब तक बिजनेस चल रहा है, ये तीनों चीज की रिक्वायरमेंट होती है हमें कब, जब हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन करते हैं। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट आपको क्या कहता है, ए एंड बी इन्वेस्टेड इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, एंड आफ्टर 6 months सी ज्वाइन विद देम विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 6000। तो देखो ए बी सी के तीनों के क्या पता पड़ गया, हमें इन्वेस्टमेंट पता पड़ गया, लेकिन हमें ये पता नहीं पड़ा ए और बी लगे कितने महीने तक। आफ्टर 6 months सी ज्वाइन होता है, बट कब तक सी लगा रहा,
एट द एंड ऑफ द ईयर तो लिखा नहीं है, एट द एंड ऑफ द 15 डेज तो लिखा नहीं है, 15 मंथ तो लिखा नहीं है, 2 ईयर्स तो लिखा नहीं है, हम क्या मान लें, यानी अकेला हमें ये आंसर नहीं दे सकता ना। अच्छा, टोटल प्रॉफिट इज इतना, और दूसरी चीज यहाँ प्रॉफिट भी नहीं दिया, हमें तो प्रॉफिट शेयर निकालना था, प्रॉफिट भी नहीं दिया इधर पे, तो ये तो और आंसर नहीं दे सकता। द टोटल प्रॉफिट इज इतना एंड द बी इन्वेस्टमेंट पीरियड इज 8 मंथ। तो देखो बी का इन्वेस्टमेंट का जो टाइम था वो 8 मंथ दे दिया है, बट कितने साल तक बिजनेस चला ये तो नहीं पता। इन्वेस्टमेंट और टाइम के अकेले से क्या होता है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि बिजनेस चला कितने साल, हमें पीरियड ऑफ टाइम की जरूरत है और वो हमें कहीं से नहीं मिल रहा है, यानी कि ना इससे आंसर हो रहा है ना इससे आंसर हो रहा है, और दोनों को मिला भी देंगे तब भी हमारे पास ये रिक्वायरमेंट जो है ना ये नहीं फुलफिल हो रही, क्योंकि हमें पता ही नहीं बिजनेस पूरा टोटल चल कितने साल रहा, 5 साल 2 साल 3 साल कितने साल, तो हम इसको आंसर नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज नन। नेक्स्ट देखते हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। अ बैग कंटेन्स x रेड एंड y ब्लू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो रेड कितनी है आपके पास x, और ब्लू कितनी है गाइस अपने पास y, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई x प्लस y। दिस इज इन्फॉर्मेशन, ये आपके क्वेश्चन से निकली है सीधी, और ये हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। ओके, स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं, हमें x की वैल्यू निकालना है ना। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल्स सिलेक्टेड रैंडमली इज 1/6। तो 2 रेड बॉल अगर मैं निकालूंगा तो x(2) अपॉन में कितना आ जाएगा, x प्लस y(c2), और इक्वल में 1/6 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से कहाँ पहुंचूंगा, x माइनस 1 अपॉन में 2 into 1 अपॉन में 2 into 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x प्लस y और x प्लस y माइनस 1 और इक्वल में कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। यहाँ से अकेले से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, नहीं, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, मुझे y की वैल्यू नहीं पता, सबसे बड़ी बात, तो मैं अकेले से आंसर नहीं निकाल सकता। सेकंड वाला अकेला देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लू बॉल सिलेक्टेड रैंडमली इज इतना, तो 2 ब्लू बॉल निकालेंगे तो y(c2) यानी y माइनस 1 अपॉन में टोटल कितना आ जाएगा, x प्लस y और x प्लस y माइनस 1, सिमिलर जैसा कि स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में किया था। तो दिस इज 5/80। तो अकेले से आंसर निकाल सकता हूँ क्या मैं x की वैल्यू, y पता ही नहीं है। अगर मैं इन दोनों को देखूँ, अगर इन दोनों को अपॉन भी करा दूं तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या, x प्लस y x माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। यहाँ से भी y की वैल्यू नहीं पता है यार मुझे, मतलब मैं अकेले से आंसर नहीं निकाल पा रहा हूँ, दोनों को यूज कर रहा हूँ तो भी नहीं निकाल पा रहा हूँ, यानी कि नन हो जाएगा गाइस। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो आपको समझना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। तो डाटा सफिशिएंसी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करती है। ओके, सो इस पर्टिकुलर सेशन को शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, और रोज देखते रहो 6 PM में, आपको कुछ ना कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं, और तेजी से कैसे करते हैं उनको वो भी आप सीखने वाले हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक लिए टाटा एंड टेक केयर।